नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे पहले वीडियो में जो आपने प्यार दिखाया है, जो मुझे मोटिवेशन दिया है, तो आज मुझे लगा कि एक दूसरा वीडियो भी बनाना चाहिए। और देखिए, मेरे कोई भी वीडियो एडिटेड नहीं है। मेरे कोई भी वीडियो में मैं केवल अपने आप ही रिकॉर्ड करके आप तक मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने 20 साल में अर्न किया है मेहनत करके, वो आपको मैं बता रहा हूँ। और मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है कि इसको मैं मेरे से इसका कुछ मेरे कमर्शियल बेनिफिट होगा। मेरा इंटेंशन एक ही है कि बायो एनर्जी में कोई भी आदमी आने वाला है या ऑलरेडी है, उसको मेरे वीडियो से 1% भी बेनिफिट मिलता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और आई विल फील मोटिवेटेड कि मैंने जो सीखा था मैं किसी दूसरे को ट्रांसफर कर पाया हूं। अगर जो ये दुनिया की रीत चली आती है, कोई ना कोई जो सीखता है दूसरे को सिखाता है, तभी ये इकोसिस्टम चलता रहता है। तो मुझे लगा क्यों ना हम इसको ट्रांसफर करें। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का मेरा टॉपिक है कि ब्रिकेट और पैलेट प्लांट में से कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। आज के डेट में बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया कि भाई हम ब्रिकेट प्लांट लगाएं या पैलेट प्लांट लगाएं, क्या लगाएं, मतलब लोग कंफ्यूज होकर घूम रहे हैं। तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करूं। इस पे और डिटेल भी हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे। आज का थोड़ा हम ब्रीफ रखेंगे ताकि आप इसमें बोर ना हो और आपको आगे इसमें और मोटिवेशन और गाइडलाइंस मिलता रहे। देखिए, ब्रिकेट पैलेट को मैं दो सेगमेंट में मानता हूं। आज से 2 साल 3 साल पहले केवल और केवल ब्रिकेट था, बहुत लिमिटेड पैलेट था। अगर जो मैं इसको परसेंटेज में डिवाइड करूं तो 15 से 20% पहले पैलेट था और 80 to 85% ब्रिकेट था। ब्रिकेट इंडस्ट्रियल मार्केट में जाता था, ये सब आप लोग जानते हैं, मुझे इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। 15% पैलेट कहीं बर्नर में कोई प्रिसाइज कंपनी है जिसको ऑटोमेटेड बॉयलर है वहां पे जलाते थे। अब चूंकि एनटीपीसी और भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है, स्टेट ड्रिवन पावर प्लांट से जब से उन्होंने पैलेट लेना चालू किया है तो एक बहुत बड़ा हाइप मतलब मार्केट में क्रिएट हुआ है पैलेट का प्लांट को लेके। देखिए, ब्रिकेट और पैलेट दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। उसके भी रॉ मटेरियल आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, उसका भी सेटअप लगाना पड़ेगा, वहां भी बिजली का कनेक्शन होगा। वनली मशीनरी का डिफरेंस है और थोड़ा प्रोसेस का डिफरेंस है। मतलब आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रिकेट हम लोग 90 बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग, हैमरिंग और लिमिटेड ड्राइंग की जरूरत होती है। लेकिन जब हम पैलेट प्लांट के ऊपर जाते हैं तो हमको पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है। वो प्रोसेस में सबसे पहले हमारा श्रेडिंग आता है, उसके बाद हमारा ड्राइंग आता है, उसके बाद ग्राइंडिंग आता है, ग्राइंडिंग के बाद पैलेटाइजेशन आता है, उसके बाद हम उसको कूल करते हैं नेचुरल नेचुरल एयर से, और फिर उसको गाड़ियों में लोड करके हम एनटीपीसी भेजते हैं। तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे आने वाले लोग हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं ब्रिकेट प्लांट डालूं या पैलेट डालूं। देखिए, अगर जो ब्रिकेट पैलेट का मैं आज का जो सिनेरियो देखते हुए, जो मैं पिछले 2 साल 3 साल का जो मैं सिनेरियो देखते हुए मैं आपको ये गाइड करूंगा या ये मैं आपको मोटिवेट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पायलट प्लांट वहां डालें जहां पे एनटीपीसी की रिक्वायरमेंट है। पायलट अगर जो हम पैडी से बना रहे हैं, पैडी स्ट्रॉ से, तो डेफिनेटली इसका इंडस्ट्रियल से लिमिटेड है। मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। पैडी स्ट्रॉ क्यों लिमिटेड है? क्योंकि उसका एस परसेंटेज ज्यादा होता है, कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है, तो उसका इंडस्ट्रियल छोटे बॉयलर में एप्लीकेशन कम है। ऐसा नहीं कि नहीं है, कम है, लेकिन वो उसका सारा का सारा एप्लीकेशन या वो सारा जो प्रोडक्ट है वो पावर प्लांट के लिए बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। एक तरफ से आप पराली को जलाने से रोक रहे हैं और उसका एनर्जी में कन्वर्जन करके आप पावर प्लांट को दे रहे हैं। हम इसी केस में अगर जो हम दूसरा देखेंगे तो ब्रिकेट जो है बहुत सारे छोटे छोटे बॉयलर में जाता है, जो ऑलरेडी वो सेगमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा था और वो चल रहा है। जैसे मस्टर्ड का ब्रिकेट हो गया, सोयाबीन का ब्रिकेट हो गया, सॉडस्ट का हो गया, मूंगफली का हो गया, दिस ऑल इज ऑलरेडी गोइंग। और वो आज की डेट में अब कैसा हो गया, इस साल का मैं 2026 का सिनेरियो बताऊंगा तो ऑलमोस्ट 50-50 कैपेसिटी पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 50% पूरे इंडिया में ब्रिकेट हो गया है, 50% पैलेट हो गया। नंबर्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि मैं एकदम प्रिसाइज मेरे पास नंबर्स नहीं है, बट मैं जैसा ट्रैवल करता हूँ अक्रॉस इंडिया, घूमते रहता हूँ, लोगों से बात करते रहता हूँ, हमारे फ्रेंड सर्कल्स के लोग हैं, तो मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि आज के डेट में हम 50-50 हो गए। और जो पैलेटाइजेशन है वो नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक ज्यादा है।
नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक अगर जो बोले तो हम पंजाब, हरियाणा, अम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कुछ पार्ट ऑफ गुजरात, इसमें ज्यादा सेंट्रिक हो गया। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो पावर प्लांट्स है उन्होंने एनटीपीसी और समर्थ मिशन के थ्रू उन्होंने बाइंग चालू कर दिया है। अब मैं आपको कुछ की वर्ड्स बताऊंगा कि जब भी आप पैलेट प्लांट का बाइंग या पैलेट प्लांट का मशीनरी का आप ऑप्शन रखते हैं तो उसमें एक सिंगल लाइन आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखिए, पैलेट मशीन एक मशीन है, उसकी टेक्नोलॉजी अभी तक जो हम लोग फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो इंडिया में हमारे लोगों ने इन्वेंट किया उसको हम रिंग एंड पिस्टन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मतलब ब्रिकेट मशीन, जिसमें ऊपर जो एक कीप रहता है उससे वर्टिकल स्क्रू से मटेरियल अंदर जाता है और वहां पे डाई को निकाल के एक छोटा डाई लगा देते हैं जिससे 16 mm 10 mm का पैलेट प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज ब्रिकेट कम पैलेट मशीन। वो ओल्ड मशीन को ही मॉडिफिकेशन किया गया था। दूसरा एक है फ्लैट डाई टेक्नोलॉजी जो इंडियन ओरिजिन है और वर्ल्ड वाइड भी चलती है, बट उसके लिमिटेशंस हैं कुछ। और जो थर्ड अभी रेवोल्यूशन है जिसमें हम सब लोग काम कर रहे हैं या उसका एक मार्केट है, उसको हम रिंग डाई टेक्नोलॉजी बोलते हैं। रिंग डाई टेक्नोलॉजी में भी अलग अलग होते हैं, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। उसमें वर्टिकल होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल रिंग डाई होता है। आज की डेट में जो हम लोग रिंग डाई जो यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ती नहीं है, एक मिडवे है। रिंग डाई की खासियत क्या है कि रिंग डाई वर्सटाइल फ्यूल को भी एक्सेप्ट कर पाती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ वर्सटाइल फ्यूल? उसमें आप पैडी भी चला सकते हैं, उसमें सॉडस्ट भी चला सकते हैं, उसमें आप मूंगफली का छिलका भी चला सकते हैं। उसके लिए केवल आपको डाई का कंप्रेशन रेशियो डिसाइड करना पड़ता है बायोमास के हिसाब से। अगर जो मान लीजिए पैडी है, लो डेंसिटी फ्यूल है, तो उसमें हायर कंप्रेशन रेशियो का डाई डिसाइड करना पड़ता है। और कंप्रेशन रेशियो का एक मैथ है, एक साइंस है, उसके हिसाब से जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसको डिसाइड करते हैं। और उसकी एक लाइफ है, उसके लाइफ के हिसाब से डाई को चेंज किया जाता है। मैं अगर जो इसको पैलेट प्लांट को मैं 100 नंबर दूंगा कि 100 नंबर है मेरे पास, तो पैलेट जो रिंग डाई पैलेट मशीन है उसको कितने नंबर दूंगा और पीछे की लाइन को कितना नंबर दूंगा? तो मैं इसको पैलेट मशीन है उसको केवल 20 नंबर दूंगा, 20% ऑफ कंट्रीब्यूशन। 80% जो मैं कंट्रीब्यूशन दूंगा मैं पीछे की लाइन, जिसको मैं प्री प्रोसेसिंग लाइन बोलता हूं। पैलेट के वर्ड में उसको प्री प्रोसेसिंग लाइन बोलते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, पैडी स्ट्रॉ एक मेरे पास फ्यूल है, बेल है, पैकेट्स 20-25 केजी का पैकेट से करीब वो 1.5 फीट का चौड़ा होता है और 4-5 फीट लंबा होता है। अब उसको मैंने मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट से फीड किया और मेरे श्रेडर भी अलग अलग हो सकते हैं। ट्विंस ऑफ श्रेडर में आया, ट्विंस ऑफ श्रेडर से उसका लेस देन 100 mm का पार्टिकल साइज बन जाता है। कई बार पैडी स्ट्रॉ में बहुत सारे ओईएम्स बोलते हैं कि ड्रायर की जरूरत नहीं है, ड्रायर लेने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं कि अगर जो आप पैलेट प्लांट लगा रहे हैं, ड्रायर की जरूरत है, ये साइंटिफिक जरूरत है। क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में अगर जो पैलेट प्लांट है, यहाँ बारिश भी होता है, यहाँ सर्दी भी होता है, यहाँ ड्यू भी पड़ता है। आपने 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन अगर जो आपने 30-40-50 लाख का ड्रायर नहीं लगाया तो आपका रोज वो स्ट्रगल रहेगा जो आपको झेलना है, ना को जो आदमी मशीन सप्लाई कर रहा है उनको झेलना है। क्योंकि आपका डिसीजन है, आपके पैसे लगे हैं और ये डिसीजन आपके फेवर में है कि आप डे वन में ही ड्रायर को ऐड कर लीजिए। ये मेरा बहुत स्ट्रांग मैसेज है, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और भी बहुत सरप्राइजिंग मैं मैसेजेस यहाँ पे आपको बताऊंगा जो आपको कंसीडर करना चाहिए अगर जो सक्सेसफुली आप प्लांट चलाना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद जो ये आप जैसे पैडी स्ट्रॉ है तो वहां पे हम फ्लैश ड्रायर का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में है कि फ्लैश ड्रायर यूज करना चाहिए कि रोटरी ड्रायर यूज करना चाहिए। ये सारे डिसीजन का आंसर आपके रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लैश ड्रायर थोड़ा सस्ता होता है, रोटरी ड्रायर बिकॉज ऑफ लॉन्ग सेल थोड़ा महंगा होता है। बट रोटरी ड्रायर में अलग अलग फ्यूल डालने का कैपेबिलिटी होता है ड्राई करने का। उसका रिटेंशन टाइम आप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। हायर मॉइस्चर का फ्यूल को भी आप रोटरी ड्रायर में सुखा सकते हैं। ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते हैं, बट अगेन हमको कॉस्ट भी देखना है और हमको ये देखना है कि हमारे इकोनॉमिक्स भी डिस्टर्ब ना हो। तो पैडी स्ट्रॉ के केस में अगर जो कोई ओईएम ये बोल रहे हैं कि ड्रायर की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली 2-3 महीना ड्रायर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 6 से 7 महीना ड्रायर की जरूरत पड़ती है। ड्रायर लगाना चाहिए, ये मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है।
मानना नहीं मानना ये आपका काम है, मेरा मैंने जो बताया अपने अनुभव से, सालों का एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। अब दूसरी चीज आती है, जैसे ही आपका मटेरियल सीधे जाता है ड्रायर में, आफ्टर कटिंग 100 जब हो गया ट्वेन शाफ्ट फीडर से, तो वो ड्रायर में जाता है। ड्रायर में जाने के बाद वहां पे एक इंटरमीडिएट ऑटो फीडर जिसको बोलते हैं, या आप होपर बोल सकते हो, वो होना चाहिए। वहां पे मटेरियल स्टोर होना चाहिए। कभी मान लीजिए खुदा ना खास्ते 5-7 मिनट आपका पीछे श्रेडर में कुछ प्रॉब्लम आया, तो आगे इतना मटेरियल है कि हैमर मिल और लाइन आपकी रुक नहीं रही है मिनट मिनट पे। तो एक तो यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल गया। अब आगे चल के जो एडवांस प्लांट्स हैं, जैसे कुछ चाइना से इंपोर्ट प्लांट हुए हैं, या कुछ में हाइड्रोलिक साइलोज लगे हैं, कुछ लोगों ने अल्टरनेट अरेंजमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि प्लांट का डिजाइन बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, क्योंकि मुझे किससे चलवाना है, लेमैन से चलवाना है। मुझे किससे मेंटेनेंस कराना है, एक आदमी है जो ब्रिकेट से कन्वर्ट होकर पैलेट में आया है, उसी से मेरे को कन्वर्ट करना है। तो प्लांट का डिजाइन बिल्कुल ही सिंगल लाइन होना चाहिए, और प्रोसेस के हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से होना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है मार्केट में, जैसे मान लीजिए हम एक हैमर मिल हमने खरीदा, हैमर मिल में हमको किसी ने बोला कि आप ये जो हैमर मिल ले रहे हैं, इस हैमर मिल में आप से इस हैमर मिल में आप कोई भी बायोमास का नाम लीजिए, मान लीजिए एक मक्का है, मक्के को आप ग्राइंड कर सकते हैं। जब हम हैमर मिल में मक्के को ग्राइंड करते हैं, या हैमर मिल में हम राइस हस को ग्राइंड करते हैं, तो दोनों की डेंसिटी ज्यादा होती है, या डेंसिटी के हिसाब से हमको हैमर मिल का डिजाइन करना पड़ता है, ताकि उस, जैसे मान लीजिए अगर जो कोई मटेरियल का, जैसे पैडी स्ट्रॉ का केस में लेते हैं, तो इसका 50 to 60 kg पर मीटर क्यूब होता है, तो इट मींस इसको डबल साइज का साइक्लोन लगेगा, इसको डबल साइज का आरएबी लगेगा, तभी ये 5 टन आउटपुट दे पाएगा। नहीं तो हम कागजों में तो लिख देते हैं 5 टन, बट प्रैक्टिकली आप स्ट्रगल करते रहते प्लांट लगाने के बाद, यार तो 5 टन आ ही नहीं रहा है, मेरे को तो कागज में लिख के 5 टन आ रहा है। 5 टन कैसे आएगा जब वो सिस्टम डिजाइन है 120 kg पर मीटर क्यूब बायोमास को हैंडल करने के लिए, तो वो 50 kg वाले पे 2.5 टन ही देगा। और ये फैक्ट है, इसमें बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन 80% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो बता रहा हूं आप इसको नोट करिए, समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसके ऊपर हम लोग डिटेल भी वीडियो बनाएंगे, इससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। आपने प्लांट बढ़िया बना लिया, 5 करोड़ रुपए भी लगा दिए, पता चल रहा है कि पीछे की लाइन से मुझे 2.5 टन ही आ रही है, फिर हम पैलेट मिल का दोष देते बैठेंगे, पैलेट मिल सही नहीं चल रही है, 2.5 टन ही आउटपुट दे रहा है। कैसे देगा जब पीछे की लाइन में से जब 2.5 टन ही आउटपुट आ रहा है, तो आगे की लाइन 5 टन कैसे देगी आपको? सिंपल बात है। क्यों? क्यों आप 2.5 टन दे रही? क्योंकि आपने 120 kg पर मीटर क्यूब वाले पे प्लांट डिजाइन किया है, ना कि 50 kg पर मीटर क्यूब वाले पे डिजाइन किया पैडी स्ट्रॉ पे, तो आपको उतना ही मिलेगा। ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपका मोटिवेशन और आपका इंटरेस्ट के को भी उसको डिस्टर्ब कर सकती है, अगर जो आप इन सारी चीजों का ध्यान नहीं दिया। दूसरा, बहुत सारे मेरे एंटरप्रेन्योर्स हैं, लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहीं प्रॉब्लम आई, चलो हम 11 केवीए का लाइट ले लेते हैं। डेफिनेटली 11 केवीए की लाइट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड 11 केवीए की लाइट में अगर जो 24/7 अनट्रिपेबल पावर रहता है, तो अगर जो 18 घंटे भी पावर रहती है कंटिन्यूअस और डेडिकेटेड लाइन है, तब भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ले सकते हैं। 11 केवीए लाइट में लाइट को बंद करने का जुरिडिक्शन केवल और केवल आपका सब स्टेशन वाले को होता है। एक सब स्टेशन का एक लाइनमैन भी उस लाइट को बंद कर सकता है विदाउट आस्किंग यू एंड विदाउट आस्किंग एनीवन। लेकिन अगर जो यही आपकी इंडस्ट्रियल लाइन है, 24/7 लाइन है, 33 केवीए की लाइन है, तो आपको उस लाइन को बंद करने के लिए नॉट लेस देन जेई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उसको परमिशन लेना पड़ता है। और वो तभी बंद होती है जब एज एंड व्हेन देयर इज अ बिगर फॉल्ट फॉर सम आवर्स, उसके बाद फिर से रिस्टोर हो जाता है। उसका हमको एडवांस में मैसेज भी आता है कि कल प्लांट बंद रहेगा, लाइट नहीं रहेगी, तो उस दिन आप अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं, डाई को चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। तो जब भी आप प्लांट लगाते हैं, बहुत सारे 11 केवी में वोल्टेज का इशू रहता है। एग्रीकल्चर फीडर चालू हो गया, लाइट जो है पता चल रहा है कि 350 वोल्ट पे, हम दिन भर बैठे हुए हैं, हमारी लेबर आइडियल बैठी हुई है, सारा टीम बैठा हुआ है, तो ऐसा काम क्यों करने का है? हमको उसके जो स्टडी है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके
हमारे बगल में जो इंडस्ट्री चल रही है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट के, उनसे जाके बात करना चाहिए, समझना चाहिए लाइट कितने घंटे रहती है, क्या फ्रीक्वेंसी में कट ऑफ होता है। ये हमारा जो बिजनेस है, आप जेनसेट पे भी चलाएंगे तो उसका कोई पैसा आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव रहना है विथ लिमिटेड सोर्सेस, विथ नॉलेज। तो जो मैं आपको ये बता रहा हूं, इससे भी बहुत सारी चीजें आपकी सेव होंगी। ये बहुत छोटी छोटी बात है, बट ये बात इतना पिंच करती है प्लांट लगाने के बाद कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो उस रास्ते से मैं भी गुजरा हूं। और जो भी लोग मेरे को ये सुन पा रहे होंगे, कोरिलेट कर पा रहे हो कि वो लोगों ने भी गुजरा है। बाद में लोगों ने 11 केवी की लाइट को बंद करा के 33 केवी लगाया, 50 लाख और लगा दिए, लेकिन वो 50 लाख कोई आपको देने वाला नहीं, आपको ही लगाना है। और इतना अगर जो आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे तो मार्जिन बहुत लिमिटेड है, और आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्रिसाइज तरीके से काम करना है ताकि आप कॉम्पिटिटिव रहें। मैं एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा जिसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट आप लोगों का लेंगे, कौन से टॉपिक पे हमको कवर करना चाहिए। जनरली मैं थोड़ा बहुत इस इंडस्ट्री को जानता हूं, मैं पैलेट प्रोडक्शन भी करता हूं, मैं ऑलरेडी ब्रिकेट प्लांट भी 7-8 चला रहा हूं 15 साल से, रॉ मटेरियल मैनेजमेंट भी करता हूं, बहुत सारे काम करते हैं, स्टीम का भी काम करता हूं। तो जो टॉपिक आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। मेरा कोई यूट्यूब चलाने का चैनल नहीं है, मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि बायोमास के ऑडियंस कम है और वही लोग सुनेंगे जिनको जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे आज की वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं। और आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।